दोस्तों नमस्कार। युद्ध शुरू होते वक्त जिस बात का अंदेशा था कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, वो युद्ध शुरू होने के 15 घंटे के अंदर दुनिया के सामने आया। और वो ईरान के लिए, ईरान में खासकर एक तबके के लिए खुशी, तो एक तबके के लिए बल्कि ज्यादा बड़े तबके के लिए गम लेकर आया। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च शासक नेता अयातुल्ला अली खुमैनी की मौत हो गई है। और एक अमेरिकी इजरायली हमले में अयातुल्ला अली खुमैनी, उनके प्रमुख आईआरजीसी जो ईरानी आर्मी है उसके प्रमुख मोहम्मद पाकपौर, और उसके साथ साथ वहां के बड़े अधिकारी अली सामखानी की भी मौत हो गई है। खामनेई के परिवार के कई लोगों के भी मारे जाने की आशंका है। और जब इसका ऐलान आज सुबह सुबह ईरानी टेलीविजन पर किया गया, उसके बाद से ईरान की सड़कों पर जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही है, और जिन बदली हुई परिस्थितियों में अब इस युद्ध को देखा जा रहा है, तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसको लेकर अभी से आशंका जतानी शुरू हो गई है। आखिर ये युद्ध अब किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ईरान की सड़कों पर बदला लेने की बातें हो रही है। ईरान में जो सेकंड लाइन लीडरशिप की बात हो रही है, वो सेकंड लाइन लीडरशिप झुकने के लिए तैयार नहीं है, और इस लड़ाई को और आगे ले जाने के लिए वो तैयार दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि इतने जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रहने वाले, इतने जबरदस्त इनपुट के बीच रहने वाले, इंटेलिजेंस इनपुट के बीच रहने वाले खामनेई की मौत आखिर कैसे हुई। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति अहमदी नेजाद ने दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट खामनेई की सुरक्षा व्यवस्था में घुस गए थे और वहां से चीजें लीक होनी शुरू हो गई। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में एकमात्र सत्य अभी यही है कि खामनेई अब दुनिया के बीच नहीं है। और खामनेई की मौत का ऐलान जिस अंदाज में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, व्हाइट हाउस ने किया, वो साफ साफ इशारा करता है कि अमेरिका के लिए रिजीम चेंज एक एजेंडा था, और रिजीम चेंज के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, और उस काम को उसने पहले 15 घंटे में ही पूरा कर दिखाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रिजीम चेंज होगा। जरा ट्रंप की भाषा देखिए, और उस ट्रंप की भाषा क्या है कि दुनिया के सबसे क्रूर लोगों में से एक का अंत हो गया, और फिर ईरान के लिए एक नए भविष्य की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया में कोई भी रिजीम चेंज जो खून खराबे के साथ आता है, क्या वो शांति को लेकर आएगा। और उससे भी बड़ा सवाल कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्योंकि खामनेई सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे। खामनेई दरअसल मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को दुरुस्त करने में रूस और चीन के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो क्या खामनेई के लिए रूस और चीन ईरान अमेरिकी प्रभुत्व में न चला जाए, इसको लेकर अब उनकी भूमिका शुरू हो जाएगी। क्योंकि ईरान एक ऐसी जगह है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियोपॉलिटिक्स में उसकी जो भूमिका है वो साफ दिखता है कि अरेबियन सी से सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए, रूस पहुंचने के लिए, चाइना पहुंचने के लिए जो सबसे आसान और सुगम रास्ता मुहैया होता है, वो ईरान के माध्यम से होता है। उस ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रभुत्व का स्थापित होना कहीं ना कहीं मध्य पूर्व से लेकर एशिया की जियोपॉलिटिक्स में, भू राजनीतिक परिस्थितियों में रूस के लिए और चीन के लिए, और खासकर बहुत सारे ऐसे देशों के लिए जो विश्व के शक्ति संतुलन को दुरुस्त करने में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, एक पक्षीय विश्व या एक ध्रुवीय विश्व की परिकल्पना को बार बार झटका देते रहते हैं, उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण अवसर जरूर बनकर आया है कि आखिर ये पूरा युद्ध जाएगा किस दिशा में। पहली बात तो ये कि कल रात जिस प्रकार से दुबई का एयरपोर्ट बंद किया गया, जिस प्रकार से कई अरब देशों में ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, और अब जिस प्रकार से खामनेई की मौत के बाद भी बदला लेने की बात कही जा रही है, उसके बाद क्या यूएस में सब कुछ ठीक ठाक है। कमला हैरिस के ट्वीट पर यदि नजर डालें तो साफ साफ कहती हैं कि सब सारी घटनाओं के लिए ट्रंप जिम्मेदार है, ट्रंप प्रशासन जिम्मेदार है। तो क्या अमेरिकी प्रशासन में भी इसको लेकर एकमत नहीं था। बड़ा सवाल यह है कि खामनेई के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा। यह बात सही है कि ईरान में वहां के सरकारी टेलीविजन के माध्यम से 1 हफ्ते की छुट्टी और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय शोक के दरमियान क्या युद्ध रुक जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करना बंद कर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्या ईरान ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलें डेवलप की है, क्या उनके इस्तेमाल से ईरान पीछे हट जाएगा,
सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस प्रकार से एक बेहद ही वाहियात किस्म के आरोप ईरान के ऊपर लगाए गए कि ईरान अपना न्यूक्लियर संवर्धन का जो कार्यक्रम कर रहा है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो कार्यक्रम कर रहा है, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं है। और बिल्कुल वही अंदाज अपनाया गया जो अंदाज सद्दाम हुसैन के रिजीम को खत्म करने के लिए इराक पर अपनाया गया था, कि वहां पर केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन के पास है। और बाद में अमेरिका ने खुद माना कि कोई केमिकल वेपन्स नहीं थे, लेकिन रिजीम चेंज का अपना मकसद तब तक पूरा कर चुका था। क्या इसी तरह के झूठे आरोप खामनेई प्रशासन पर लगाए गए? मत भूलिए कि ईरान एक एनपीटी का, परमाणु अप्रसार संधि का दस्तखत करता है। वो उस संधि से बंधा हुआ है और बार बार ईरान कह रहा था कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। बावजूद यदि अमेरिका और इजराइल ने अपने अहम की तुष्टि के लिए ईरान पर जिस प्रकार से हमला किया, तो एक बात तो साफ कही जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का जज्बा सड़कों पर दिख रहा है, जिस प्रकार से ईरान के अंदर से ऐलान किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं रेजिम चेंज की भावना को पूरी तरह से पूरा होने देगा, इसकी गुंजाइश फिलहाल कम दिखाई देती है। लेकिन युद्ध होगा, युद्ध का परिणाम बड़ा भीषण होगा, यह आशंका तो उसी दिन से जताई जा रही थी जब अमेरिका के एक से एक तमाम ताकतवर बेड़े और तमाम अत्याधुनिक मिसाइलें और हथियार वो अरब सागर और मध्यपूर्व के देशों में जमा होने शुरू हो गए थे। मध्यपूर्व की स्थिति अब क्या है? मध्यपूर्व की स्थिति और खामनेई के बाद के दौर को देखने की कोशिश करें तो इसको कई अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। पहला, विश्व के अंदर जो क्रूड ऑयल या तेल के व्यापार की जो परिस्थितियां हैं वो अब किस रूप में बदलेंगी। मध्य पूर्व के ज्यादातर देश अमेरिकी कैंप में है, भले ही वो इजराइल को पसंद नहीं करते, लेकिन इजराइल के लिए नहीं तो अमेरिका के लिए, उसके बेड़े को जगह देने के लिए वो तैयार बैठे थे। खामनेई प्रशासन के खात्मे में मध्य पूर्व के ज्यादातर देशों की बहुत ज्यादा नहीं तो सीमित भूमिका जरूर थी, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया। तो क्या इसके बाद मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स भी बदलेगी? मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालें तो प्रो इजराइल और प्रो अमेरिका ये एक बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जो देश इजराइल के विरोध में है वो अमेरिका के विरोध में भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो देश ईरान के विरोध में है वो अमेरिका के समर्थन में है। ये बात इस पूरे युद्ध के दरमियान जो अब तक ढकी छपी छिपी थी, सिर्फ राजनयिक वार्ताओं के लिए और डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो क्या इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर भी अब नए तरीके से डिफाइन होगा? क्या उसकी परिभाषा भी अब नए तरीके से गढ़ी जाएगी? ईरान के अंदर खामनेई के समर्थकों की कमी नहीं है। ईरान की सत्ता के ऊपर अभी भी खामनेई के समर्थकों का कब्जा है। कितने दिनों तक रह पाएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका अपने मकसद को सिर्फ अभी आधा पूरा कर पाया है, और आधा इसलिए पूरा कर पाया है क्योंकि ईरान की जो सभ्यता है वो 2,500-3 हजार साल पुरानी सभ्यता है। उस सभ्यता के साथ ईरान के जज्बात जुड़े हुए हैं, और उस सभ्यता में दुनिया में किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया गया। जान दे देंगे लेकिन बदला लेकर रहेंगे, इस तरह की बातें जब ईरान की सड़कों से सामने आ रही है, तो खामनेई की मौत के साथ इस युद्ध के खात्मे का की भविष्यवाणी करना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली इसलिए भी नहीं है क्योंकि ईरान के अंदर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है जो अमेरिका के इस या अमेरिका इजराइल के इस हमले के बाद मध्य पूर्व में अस्थायी शांति की दिशा का मार्ग प्रशस्त कर सके। मध्य पूर्व की समस्याएं, मिडिल ईस्ट की समस्याएं अब और ज्यादा नए स्वरूप में दिखाई देने की संभावना बढ़ती जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, उसे तय करने में वैश्विक शक्तियों की भूमिका क्या होती है, और शांति दूत अपनी भूमिका को खामनेई के बाद यानी पोस्ट खामनेई एरा में किस तरह से आगे बढ़ा पाते हैं, ये सवाल अब सबके सामने होगा और बहुत मजबूती से सामने होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो पहले से ही कसौटी पर है, अब और ज्यादा दुनिया के बीच नए चश्मे के साथ देखी जाएगी। तो देखिए होता क्या है, हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए कि आखिर ये युद्ध अब किस दिशा में जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। पल पल की अपडेट के साथ हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी फिर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।